कहते हैं कि मकान को घर उसमें रहने वाले बनाते हैं और घर की खुशहाली रिश्तों में घुली मिठास से पैदा होती है और रिश्तों की नींव में पहला पत्थर होता है विश्वास का। विश्वास की नींव में अब लालच के पत्थर भरे जाते हैं, लेकिन लालच की बुनियाद पर खड़ा कोई भी रिश्ता ज्यादा दिनों तक टिक सकता है। क्या हुआ तुम्हें? अरे सनी, तुम यहाँ पे टाइम पास कर रहे हो और हम वहाँ दुकान पे अकेले ही परेशान हो रहे थे। क्या हो गया? तुम दोनों का मुंह क्यों बना हुआ है? वो जिया जी, हम और दिव्या आज मिलने वाले थे। हम रेस्टोरेंट पे उसका इंतजार कर रहे थे पर वो आई नहीं। कई बार फोन भी ट्राई किया लेकिन फोन भी पिक नहीं कर रही। कॉलेज गया तो पता चला कि वो कॉलेज में भी नहीं है, और तो और उसका फोन भी नॉट रीचेबल आ रहा है। रुको, हम ट्राई करते हैं। The number you have called is currently not reachable. फोन तो नहीं लगा। रुको, हम देखते हैं। हाँ प्रशांत भैया। सोनू, दिव्या कॉलेज में गई थी क्या? हाँ भैया, कॉलेज ही गई थी। हम खुद ही गए थे उनके पीछे गेट तक, और जब वो चली गई अंदर तब हम वहां से लौटे थे भैया। सर, दिव्या नाम है हमारी बहन, 22 साल की है, कॉलेज जाती है। आज सुबह वो कॉलेज गई थी लेकिन अभी तक घर नहीं लौटी है। आप कौन हो? सर, हम दिव्या के मंगेतर हैं। जल्दी हमारी शादी होने वाली है। सर, आज हम रेस्टोरेंट में मिलने वाले भी थे लेकिन वो आई नहीं। हमने सर कई बार कॉल भी किया लेकिन उसने पिक नहीं किया। हो सकता है अपने सहेली या दोस्त के साथ कहीं गई हो। नहीं सर, ऐसा तो कभी भी नहीं होता। वो कॉलेज से सीधा घर ही वापस आती है, और अगर कहीं जाती भी है तो हमें या कम से कम सनी को जरूर बताना। क्या ये शादी दिव्या की मर्जी से हो रही थी? जी सर, बिल्कुल, दिव्या की मर्जी से ही शादी हो रही थी। सिंह, इनसे दिव्या का नंबर ले लो और दिव्या की लास्ट लोकेशन क्या है फाइंड आउट करो। सर, नंबर बताइए। सर, दिव्या की लास्ट लोकेशन चारबाग में ट्रेस हुई। चारबाग? सर, वहाँ तो मेरे बहन और जीजा जी रहते हैं। रंजन नाम है जीजा जी का। आज मैंने उनको फोन किया था लेकिन उन्होंने उठाया नहीं। दोबारा से ट्राई कीजिए, शायद इस बार उठाए। जी सर। The number you have called is currently switched off. सर, उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। रंजन के घर चलते, शायद दिव्या वहीं मिल जाए हमें। दीदी, दिव्या आई थी क्या यहाँ पे? दीदी बोलो ना, दिव्या आई थी क्या? हम मुन्ने की थेरेपी के लिए डॉक्टर के पास गए थे। वापस आके देखा तो पानी लेकर आता हूं बेटा। अचानक मेरी नजर बाथरूम में पड़ी तो मैंने देखा कि दिव्या बहुत बुरी हालत में बाथरूम में पड़ी हुई थी। आपने हमें कॉल क्यों नहीं किया? सर, मैंने आपको कहा ना कि मैं बहुत डर गया था। एक जवान लड़की की लाश में ऐसे कैसे छोड़ सकता था। मैं आपको फोन करने वाला था सर। दिव्या यहाँ कैसे आई? सर, दिव्या यहाँ आती जाती रहती थी। हमारे 2 बच्चे मिसकैरेज होने के बाद जब हमें तीसरे बच्चे की उम्मीद जागी तो डॉक्टर ने कहा कि प्रेगनेंसी क्रिटिकल है, तो दिव्या रश्मि की देखभाल करने के लिए यहाँ आती जाती रहती थी सर। बस बस बस, और नहीं, अब हमसे और नहीं खाया जाएगा। दीदी, ये तो आपका हिस्सा था ना, अभी मुन्ने का हिस्सा बचा हुआ है। चलिए, आपको पता है ना मुन्ना बहुत कमजोर है, आप खाएंगे नहीं तो हेल्दी कैसे होगा। चलो खाओ। दिव्या इसी घर से कॉलेज आती जाती रहती थी और रुकती भी थी सर, इसलिए मैंने उसे घर की एक डुप्लीकेट चाबी भी दे दी थी। दिव्या यहाँ आने वाली है आज बताया था उसने? हाँ सर,
उससे फ़ोन करके हमें बताया था कि वो यहाँ आने वाली है सर। ठीक है, जब तक केस की तहकीकात पूरी नहीं होती आप लोग शहर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। फॉरेंसिक वालों को बुलाकर बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज देना। दिव्या के कॉल रिकॉर्ड्स मंगो। रंजन और रश्मि वाकई थेरेपी सेंटर पे गए थे या नहीं, ये भी कंफर्म करो। सर प्रशांत, दिव्या कैसे? प्रशांत, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। हमें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा प्रशांत। हम यहाँ नहीं रहना चाहते। हमें और मुन्ना को यहाँ से ले चलो प्रशांत। हम नहीं रहेंगे। आपको हमारी रत्ती भर परवाह नहीं है तो ना सही, कम से कम अपने बच्चे के बारे में तो सोचा होता। वो तो अभी तक पैदा भी नहीं हुआ है और यहाँ इस हालत में हम अपनी तो जिम्मेदारी उठा नहीं पा रहे और आपने एक और जिम्मेदारी हमारे सर पे डाल दी। तुम कहना क्या चाहती हो? आपको पता है ना कि दीदी मुन्ना को लेकर कितना परेशान रहती है। इस वजह से दिन पर दिन उनका मानसिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है। और माँ जी को तो ना परिवार की कोई चिंता है और ना ही दुनियादारी की। तो बचा कौन है इस घर में? हम क्या कर लेंगे अकेले? देखो साधना, हम जानते हैं कि तुम माँ बनने वाली हो, लेकिन तभी तो कह रहे हैं इस घर में रखा क्या है? पति पत्नी अपने घर जाके रहे ना। देखो साधना, हम समझ सकते हैं पर तुम भी समझने की कोशिश करो। रंजन जीजाजी बीच बीच में आते जाते रहेंगे और इस वक्त हम उनकी मदद नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? और कुछ ही दिनों की तो बात है। आज अगर दिव्या हमारे साथ होती तो ऐसा कोई मसला ही नहीं होता। हमारा भाई भी दिव्या की मौत से बहुत परेशान है। तुम सो जाओ, इस वक्त तुम्हारे लिए इतना सोचना ठीक नहीं है। बच्चे पर असर पड़ता है, तुम आराम कर लो। अपने जीजा रंजन के घर में दिव्या की लाश का इस तरह और ऐसी अवस्था में मिलना कई सवाल खड़े कर रहा था। एक जवान लड़की का घर में आना और फिर मौत का शिकार हो जाना काफी संदेहास्पद था। पर क्या यह वाकई एक हादसा था या फिर कत्ल को हादसे की शक्ल देकर छुपाया जा रहा था? अब तक जो बातें सामने आई थी उनसे रंजन ही शक के घेरे में था। पुलिस इस इंतहाई संजीदा केस के तमाम पहलुओं की बड़ी बारीकी से जांच कर रही थी। सर, दिव्या के कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि उसके और रंजन के बीच कुछ ज्यादा ही बातें हुआ करती थी। इनफैक्ट उसका आखिरी कॉल भी रंजन को ही था। और उसका मंगेतर क्या नाम था उसका? सनी। दिव्या की सनी के साथ भी बात होती थी, लेकिन रंजन के मुकाबले काफी कम। जीजा और साली का एंगल थोड़ा पेचीदा लगता है। सर, कहीं जीजा साली एंगल में कोई राज तो नहीं जिसकी वजह से दिव्या की जान गई हो? हमें आप लोगों से कुछ पूछना है। जी सर, बोलिए। आपके घर में कौन कौन रहता है? हमारी वाइफ साधना और दिव्या भी हमारे साथ ही रहती थी। और वो? सॉरी सर, मैं भूल गया, हमारी माँ है। हमारी माँ भी हमारे साथ ही रहती हैं। और जीजा जी भी आते जाते रहते हैं। रंजन जी, आप अपनी साली के साथ फोन पे बहुत बातें किया करते थे, कोई खास वजह? अपनों से बात करने के लिए किसी वजह की जरूरत थोड़ी ना होती है सर। घर के बड़े हैं हम, बातें सभी से होती है हमारी। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। रश्मि, तुम्हारी बहन दिव्या तुम लोगों के साथ काफी वक्त बिताती थी, लगभग रोज मिलते थे। इसके बावजूद आपके पति और आपके बहन के बीच काफी बातें होती थी फोन पर। आपको कोई आपत्ति नहीं इस बात पर? सर, जब हमारी शादी हुई थी तब दिव्या सिर्फ 14 साल की थी। रंजन उसे अपनी बेटी की तरह मानते हैं, तो अगर वो उससे फोन करते भी थे तो हमें क्या आपत्ति हो सकती है? साधना जी, आपको इस बारे में कुछ कहना है? सर, हम क्या कहें? दिव्या की शादी हमारे भाई सनी से होने वाली थी। हम तो दोनों परिवारों के लिए परेशान हैं। माँ जी, हमें दिव्या के बारे में आपसे कुछ पूछना है। माँ जी, फैमिली बड़ी अजीब सी है। माँ को अपनी बेटी के मरने का गम नहीं, और भाभी इतनी इमोशनल है जैसे ननद नहीं बहन मरी। और ये रंजन, या तो ये बहुत ही मासूम है या तो बहुत ही चालाक। इस फैमिली की पूरी हिस्ट्री निकाल, खासकर इस रंजन की। ये जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। सर, इनकी माँ का होना ना होना एक ही बराबर है। ना तो वो कहीं आती जाती है और ना ही उन्हें परिवार और बच्चों से कोई मतलब है। बड़ी ही अजीब किस्म की औरत है। और उस दिन तो
भाभी आप? हाँ दिव्या, प्रसाद लेके आए थे, पूजा थी ना घर में। ये लो। आप आइए, हम बर्तन लेकर आते हैं। हाँ। अब प्रणाम मौसी जी, अब माता रानी का प्रसाद लाए थे, लीजिए। मौसी जी, मम्मी वो प्रसाद। और उस दिन तो इतना कुछ हुआ भी नहीं था कि जमुना मौसी ने अपनी सगी बेटी को थप्पड़ खींच दिया। सगी बेटी मतलब कोई सौतेली बेटी भी? हाँ साहब, रश्मि और प्रशांत मौसी के सौतेली बच्चे हैं। उन तीनों को देखकर कभी लगता ही नहीं था कि रश्मि सौतेली बेटी है। सर कुछ दिन पहले दिव्या की सगाई हुई थी, सगाई भी बहुत जल्दबाजी में किए थे, और सर सगाई के बाद शादी भी बहुत जल्दी होने वाली थी। सर, आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की, प्रशांत के पिता ओम प्रकाश ने अपनी पहली बीवी गायत्री के मरने के बाद उसी की छोटी बहन जमुना से शादी की, या ये कह सकते हैं कि जबरदस्ती कराई गई है। इसलिए जमुना इस शादी से नाखुश थी, इसलिए उसने अपना सारा समय पूजा पाठ में लगा दिया। ना किसी से मिलती है, ना किसी से बात करती है, कुछ नहीं। इनफैक्ट कोई उससे बात करे तो भी उसे गुस्सा आ जाता है। मुझे नहीं लगता जमुना का इस सब से कोई कनेक्शन होगा। जी सर। इसके अलावा पता चला कि शादी के पहले रश्मि ने इस पूरे घर को बड़े अच्छे से संभाला हुआ था, लेकिन शादी के बाद 2 मिसकैरेजेस और इस बच्चे की बीमारी के बाद वो मेंटली डिस्टर्ब हो गई। सिंह, पता करो ये प्रॉपर्टी, दुकान, मकान किसके नाम पर है। अक्सर सगे और सौतेलों के बीच प्रॉपर्टी के लेकर झगड़ा होता है। और ये रंजन का क्या सीन है? ओम प्रकाश के मरने के बाद रंजन ने अपने घर के साथ साथ इस घर की भी जिम्मेदारी संभाली। दामाद होने के बावजूद वो बेटे का फर्ज भी निभा रहा और एक परफेक्ट हस्बैंड भी था। बीवी के प्रेगनेंसी के टाइम उसने अपने साइट को हजरतगंज से 4 बाग शिफ्ट कर लिया ताकि वो अपनी बीवी को ज्यादा से ज्यादा समय दे सके। और दिव्या? तो दिव्या की शादी उसकी भाभी के छोटे भाई सनी के साथ तय हुई। एक चट मंगनी पट ब्याह वाला रिश्ता लगता है। सिंह, अक्सर चट मंगनी और पट ब्याह वाले मामले किसी चीज को छुपाने के लिए किए जाते हैं। सर, दिव्या की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इसके मुताबिक 20 तारीख की दोपहर 4 और 4:30 के बीच दिव्या की मौत हुई, सर पे चोट लगने की वजह से। बॉडी पर कोई सेक्सुअल असॉल्ट या मारपीट के निशान? नहीं सर, बॉडी पे कोई हाथापाई या सेक्सुअल असॉल्ट के कोई निशान नहीं। सर, क्या ये हो सकता है कि दिव्या का पाँव बाथरूम में फिसला हो और उसका सर किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से टकरा, बेहोश हो गई और एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से मर गई? सिंह, मौका वारदात पे जो हमें एविडेंसेस मिले थे उसके बुनियाद पर देखा जाए तो ये हो सकता है। सवाल ये है कि कोई 20-21 साल की लड़की नहाते वक्त दरवाजा खुला रखेगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो वो क्या वजह थी जिसके लिए दिव्या को नहाते वक्त दरवाजा खोलना पड़ा था? सर, कोई ऐसा तो नहीं कि किसी ने दिव्या को धक्का देके मारने की कोशिश की और इस मर्डर को एक्सीडेंट की शक्ल देके फरार हो गए। सर, जब हम वहां पहुंचे तो रंजन बॉडी को कवर कर रहा। हो सकता है। रश्मि ने हमें बताया कि जब ये हादसा हुआ था तब वो और रंजन बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास गए थे। इस बात को वेरीफाई करो। जब ये हादसा हुआ था तब ये सारे लोग कहाँ थे और इनकी मोबाइल लोकेशन क्या थी वो भी पता करो। सर, अपना प्लान तो फेल हो गया, क्या होगा? हेलो सर, ये आप क्या कह रहे हैं? सर आपने तो कहा था कि 1 महीने बाद। सर, इतना सारा पैसा मैं अचानक से कहां से कर पाऊंगा सर? थोड़ा वक्त तो दीजिए सर, मेरी परेशानियों को समझिए सर। हेलो सर, बात तो सुनिए सर। हेलो जी हाँ, रंजन जी और रश्मि जी आए थे अपने बच्चे को लेकर कल, और लगभग 3 घंटे तक वो यहीं थे। पूरे परिवार की हादसे के वक्त की मोबाइल लोकेशन चेक की, किसी की भी लोकेशन उस एरिया की नहीं। रश्मि और रंजन की मोबाइल लोकेशन उस एरिया की थी जहां वो बच्चे को थेरेपी के लिए ले गए। मैंने डॉक्टर से वेरीफाई किया। ये सनी और दिव्या की शादी जल्दबाजी में हो रही थी, दोनों के बीच कोई लव वाला एंगल था? तो इन्वेस्टिगेशन में ऐसी कोई बात सामने नहीं है। सबका कहना है कि ये चट मंगनी पट ब्याह वाला मामला है। मेरी लाडली बहन दिव्या, ये सब कैसे हो गया तुम्हारे साथ? क्या क्या सपने सजाए थे तुम्हारे लिए? सर, हम पहली बार दिव्या से दीदी की शादी में मिले। हमें वो पसंद आ गई थी। हमने दीदी से सारी बातें शेयर करी। दीदी ने दिव्या से बात भी किया, लेकिन उसने मना कर दिया। हम बिल्कुल भी निराश नहीं हुए सर, लेकिन हमें मालूम था कि वो शहर में पली बड़ी है और हमारे साथ शादी करके वो गाँव नहीं जाएगी। इसलिए हम प्रशांत जीजा जी के साथ दुकान पर काम करने लगे। लेकिन कुछ दिनों बाद हमने फिर से दीदी के जरिए अपनी शादी की बात छेड़ी और इस बार दिव्या मान गई और हमारी सगाई हो गई सर। सगाई के बाद दिव्या का बर्ताव कैसा था? मेरा मतलब है उसके बर्ताव में कुछ बदलाव आया था? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। हम बाहर मिलने लगे थे, लेकिन हमें धमकी भरे कॉल आने लगे थे सर। धमकी भरे कॉल? किससे? वो तो हमें पता नहीं, लेकिन हाँ, बार बार हमें फोन करके धमकाने लगा। बोलता था कि दिव्या से दूर रहे, शादी मत कर उससे, वो सिर्फ हमारी है। और तो और सर, एक बार हमारा एक्सीडेंट भी हुआ था बाइक से।
ये देखिए सर, हमें लगता है कि हमारा एक्सीडेंट भी तो धमकाने वाले ने ही किया होगा। पहले तुम्हें धमकी वाले फोन आने लगे, फिर धमकी देने वाले ने तुम्हारा एक्सीडेंट भी कर रहा। इतना सब कुछ होने के बावजूद तुमने पुलिस में कंप्लेंट नहीं लिखवाई, क्यों? सर, हम इन पचड़ों में नहीं पड़ना चाहते थे। हमें तो पता है सर कि जो भी सुंदर दिखती है उन लड़कियों के 10 आशिक होते हैं, और हमें किस बात का डर था? हमारे घर वाले तो हम दोनों की शादी को लेकर राजी थे। जिन नंबर से तुम्हें कॉल आते थे वो नंबर है तुम्हारे पास? हाँ सर, हमारे पास सारे नंबर सेव्ड है। ये देखिए। सिंह, इन नंबर्स पे फोन करो और पता करो वो कौन शख्स था जिस पर मजनू का भूत सवार था। सर, कौन से नंबर्स पे बताओ। सर, सन्नी से मिले सभी नंबर्स की डिटेल्स निकाल लिए। ये सभी नंबर्स किसी ना किसी पीसीओ के, लेकिन एक ऐसा पीसीओ है जहां से ज्यादा कॉल्स किए गए। लोकेशन? साहब, नंबर यहाँ का आता है, कॉल भी यहीं का होगा। उस आदमी का चेहरा याद है? यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं साहब, हर एक का चेहरा याद रखना बहुत मुश्किल है। आपकी दुकान के बाहर जो सीसीटीवी है 10 तारीख का 4:17 का मुझे फुटेज चाहिए। ठीक है सर, मिल जाएगा। फॉरवर्ड करो थोड़ा। हाँ बस। इस आदमी को जानते हो? हाँ साहब, इसे पहचानता हूँ, ये अक्सर यहाँ आता रहता है। ये सब जनता कॉलेज में पढ़ता है। जनता कॉलेज? जी साहब। सर, इसी कॉलेज में तो दिव्या भी पढ़ती थी। चाय पीने का बहुत शौक है ना तुझे? पुलिस स्टेशन की चाय पी के देख ले, स्ट्रांग वाली। सर, हम दिव्या से बहुत प्यार करते थे, उसके लिए हम कुछ भी कर सकते थे। 1-2 बार बोलने की हिम्मत भी की, लेकिन हम उससे बात नहीं कर पाए। फिर तूने सनी को फोन करके दिव्या से शादी ना करने की धमकी दी। जब वो नहीं माना तो तूने उसका एक्सीडेंट करके उसे मारने की कोशिश की। क्या करता सर, बहुत समझाया उसे, उसने हमारी बात नहीं मानी। सर, हम दिव्या को किसी और के साथ नहीं देख सकते। सनी बच गया तो तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए तुमने दिव्या को ही मार डाला। कैसी बात कर रहे हैं सर? उसकी मौत हमारे लिए किसी सदमे से कम नहीं है। हम उससे बहुत प्यार करते थे सर, हम खुद उसके कातिल को इधर उधर ढूंढ रहे हैं। दिव्या की मौत 20 तारीख को हुई थी। उस दिन तुम 4 से 5 के बीच कहाँ थे? सर, हम कॉलेज में ही थे। इसके कॉलेज में जाके पता करो ये सच बोल रहा है या झूठ। सर, मुन्ना? रश्मि? रश्मि, मुन्ना कहाँ है? रश्मि? रश्मि, मुन्ना कहाँ है? कौन? क्या? अरे मुन्ना कहाँ है? मुन्ना नहीं दिख रहा, कहाँ है मुन्ना? 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 साधना? सर, मैंने अच्छे से क्रॉस चेक किया। दिव्या की मौत के वक्त आदित्य कॉलेज में ही था, लेकिन उसके दोस्तों से बात करके और उसके कॉल रिकॉर्ड से कंफर्म हुआ है वो पूरा दिन कैंटीन में था। सिंह, एक बात मुझे खटक रही है। इस आदित्य ने सनी को धमकी दी, उसका एक्सीडेंट भी करवाया, लेकिन इस सनी ने उफ तक नहीं किया। अब ये सनी इतना जिगर वाला भी नहीं और ना ही इतना सीधा कि इन सारी धमकियों को इग्नोर करके वो दिव्या के साथ शादी करने के बारे में सोचे। इस सनी की कुंडली निकालो। सर, साधना? साधना? अरे मुन्ना नहीं दिख रहा, कहाँ है मुन्ना? कहाँ चला गया? मुझे नहीं पता, मैं तो बाहर गई थी। अरे आप रुकिए, मैं माँ जी से पूछो, जल्दी जल्दी पूछो। माँ जी, माँ जी, माँ जी, आपने मुन्ने को देखा? माँ जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ। हाँ, क्या, कहाँ है मुन्ना? पता नहीं कहाँ गया। क्या? आस पड़ोस की दुकान में पूछताछ करो। सर, यहाँ कब से काम कर रहे हो तुम? बहुत साल हो गया सर, दुकान गोमती नगर में थी तब से हैं हम। और ये सनी भी यही काम करता है? जी सर, पहले वो गांव में रहते थे, लेकिन अब कुछ दिनों से यही काम करते हैं। ठीक है सर, इस सनी के बारे में आस पड़ोस के दुकान में पूछताछ तो कुछ नई और सरप्राइजिंग बातें सामने आई। जैसे?
सर हम ये तो जानते हैं कि दिव्या सौतेली थी और इन भाई बहनों के बीच में प्यार बहुत, लेकिन हम ये नहीं जानते कि बाप की पूरी जायदाद दिव्या के नाम पे थी और इसीलिए साधना और सनी दिव्या को अपनी घर की बहू बनाना चाहते थे। इसका मतलब सनी दिव्या को मार ही नहीं सकता। आखिर सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को मारने की गलती कोई क्यों करेगा? बिल्कुल सर, और ऊपर से सनी ने मार्केट से करीब 70 लाख रुपए उठाए थे नए बिजनेस के लिए और अब वो लेनदारों के कॉल से परेशान था। लेकिन ये सनी तो प्रशांत के साथ दुकान में काम करता है ना? सर करता तो है, लेकिन वो कम में मानने वाला आदमी नहीं, इसीलिए उसे पैसे वाली बीवी चाहिए थी जिसके भरोसे उसने मार्केट से इतना लोन उठाया था। भाई साहब आपने मेरे बच्चा को देखा क्या? छोटा सा वो मुन्ना। सर मेरा बच्चा नहीं मिल रहा सर। एक मिनट बैठो। सर मेरा बच्चा नहीं मिल रहा सर, मैंने उसको बहुत ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला। देखिए मैं बहुत परेशान हूँ, देखिए इसका फोटो। बच्चे को आखिरी बार कब देखा था? सर आखिरी बार जब हम लोग जब थेरेपी करके प्रशांत के घर लौटे तो बच्चा घर पर ही था। फिर मुझे कुछ काम से कंस्ट्रक्शन साइट जाना पड़ा, फिर खाना खाने जब आए तो घर पर नहीं था सर। बच्चा जब गुम हुआ था तो घर पर और कौन कौन था? सर उस वक्त घर पर रश्मि और माजी थी और बाद में साधना बाहर से आई थी। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। बच्चे का ख्याल भी रखो और ऊपर से ताने भी सुनो कि बच्चा मैंने खो दिया। साधना जी यहाँ वहाँ की बातें करने के लिए वक्त नहीं हमारे पास। सीधा सा सवाल पूछा है, सीधा सा जवाब दीजिए। सर हमने सुबह बच्चे को खुद दूध पिलाया था, उसके बाद हमने उसे नहीं देखा। बच्चा गायब हुआ तब आप कहाँ? सर हम पेट से हैं, चाट खाने का मन हुआ, प्रशांत को कॉल किया तो उनका फोन नहीं लगा, इसलिए सोचा कि खुद जाके नुक्कड़ की दुकान से चाट खा लेते हैं। अगर आप लोगों को हम पर जरा भी शक है तो आप जाके खुद पूछ लीजिए उस दुकान वाले से। माँ जी जब बच्चा गायब हुआ था आप कहाँ थी? माँ जी मुंह बनाने से नाती नहीं आ जाएगा। आपकी बेटी का खून हुआ है और नाती गायब है। चलिए बोलिए। कोई जिए या मरे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता और हमें कुछ नहीं पता कि मुन्ना कहाँ गया, उसे कौन ले गया। रंजन जी हो सकता है कि आपके बच्चे को किसी ने पैसों के लिए किडनैप किया हो। अगर फिरौती के लिए कॉल आता है तो आप सबसे पहले हमें इन्फॉर्म करेंगे। वैसे हम लोग भी आपके बच्चे को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। चाट वाले से कंफर्म किया, जब बच्चा गायब हुआ साधना उसी के दुकान पे थी। मैंने कांस्टेबल तिवारी को प्रशांत के घर पे नजर रखने के लिए मुफ्ती में तैनात किया है। सिंह एक और बात मैंने नोटिस की, दिव्या की लाश रंजन के घर पे मिली। अब रंजन का बच्चा गायब है। इन दोनों केसेस को क्लोजली ऑब्जर्व करो तो ऐसा लगता है कि शायद कोई तो है जो रंजन से बदला लेना चाहता है और उसने पहले से ही ये सब कुछ प्लान किया हुआ है। आखिर इनमें से ऐसा कौन हो सकता है जिसको रंजन का बच्चा उठवाने से फायदा मिले? साधना, प्रशांत, जमुना, सनी, रश्मि या खुद रंजन? सर अगर ये किडनैपिंग रैंसम के लिए हुई तो सबसे पहला शक सनी पे जाता है, क्योंकि पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत इसी को है और दिव्या की मौत से सबसे बड़ा नुकसान इसी का हुआ। हो सकता है अपने 70 लाख का कर्ज चुकाने के लिए इसने ही किडनैपिंग की। रंजन को अभी तक रैंसम के लिए कॉल नहीं आया। एक काम करो, इस सनी पे 24 घंटे नजर रखना, एक कांस्टेबल उसके पीछे लगा दो। ये कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या बात करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, सारी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। सर एक ही परिवार में पहले एक जवान लड़की दिव्या की मौत हुई, वो भी अपनी ही बहन के घर में, और फिर उसी बहन रश्मि का बच्चा भी गायब हो गया। एक ही घर में हो रहे ये हादसे क्या संकेत दे रहे थे? सर कल रात से हमारे पति का कुछ पता नहीं चल रहा। सर वो रात को घर पर भी नहीं आए। क्या? समझ नहीं आ रहा क्या करें। अब बैठिए। आखिरी बार आपके पति की कब बात हुई आपसे? सर कल सुबह घर से नाश्ता करके दुकान के लिए निकले थे, रात को वापस घर नहीं आए। मैंने बहुत इंतजार किया सर, उनका फोन क्यों नहीं लग रहा। सोचा कि एक बार सोनू को दुकान पे फोन करके पूछ लेती हूँ, पर सोनू ने बोला कि सोनू इतनी रात हो गई है, तुम्हारे भैया घर नहीं आए। भैया तो आज आए नहीं थे। ठीक है आप जाइए, हम ढूंढने की कोशिश करें। सही हमारे पति का फोटो। प्रशांत की कॉल रिकॉर्ड निकालो और आखिरी लोकेशन क्या थी ये पता करो, और ये फोटो सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो। सर प्रशांत की मोबाइल लोकेशन हिस्ट्री चेक की, उसका फोन आखिरी बार उसके घर के पास ही एक्टिव था।
सर मेरे बेटे का कुछ पता चला सर? पहले आपकी साली दिव्या की मौत हुई, फिर आपका बेटा गायब हुआ, और अब आपका साला प्रशांत गायब है। उसके बारे में आपने कुछ भी नहीं पूछा हमें। सर मैं अपने बेटे को ढूंढने में लगा हुआ हूँ। हाँ, मुझे पता चला कि प्रशांत भी गायब है, और सर प्रशांत को ढूंढना तो आप लोगों का काम है। रंजन साहब, हमारा काम क्या है हमें अच्छी तरह पता है। अब जाइए, हम ढूंढ लेंगे उसे। जाइए। हेलो, क्या ठीक है, हम आते हैं। सर मार्केट के पीछे वाले नाले के पास एक नवजात बच्चे की लाश मिली। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि बच्चे को गला दबा के मारा गया, और उसे उसी दिन मारा गया जिस दिन वो मिसिंग हुआ। जिस दिन बच्चा गायब हुआ उसके बाद से ही प्रशांत भी गायब है। ये ऐसा तो नहीं कि बच्चे को मारने के बाद ये छूमंतर हो गया। सर आप लोगों के जो मन में आता है आप लोग कह देते हैं। सर आपको तो पता है कि हमारे पति खुद दीदी और मुन्ना को हमारे घर लेकर आए थे, तो भला वो ऐसा कैसे कर सकते? एक बार तो हमें दीदी की बहुत चिंता होती है, वो कब तक ऐसे मुन्ने की वजह से अपनी जिंदगी खराब करती रहेंगी। और वैसे भी पता है, अगर किसी बच्चे को जन्म से पहले ही सांस लेने में प्रॉब्लम होना, वो कभी भी ठीक नहीं होती है। और हम क्या कह रहे थे, हमारी मौसी जी कह रही थी एक इंजेक्शन होता है जो डॉक्टर मरीजों को लगाता है और उससे उनको मौत दे दी जाती है। क्या कहते हैं उसको, मर्सी किलिंग। हाँ, अगर आगे से ऐसी बात जुबान से निकाली तो जुबान काट के हाथ में दे देंगे। और कौन सी मौसी है वो तुम्हारी? हाँ, हम भी पूछते हैं उनसे कि बच्चों के साथ, अपने बच्चों के साथ कोई ऐसा करता है क्या? सर हमारे पति ऐसा कर ही नहीं सकते थे। वो तो मुन्ना को इतना चाहते थे, इतना प्यार करते थे, वो कैसे मारेंगे उसे? पुलिस के सामने अब दो नए केस थे, दिव्या की मौत और अब मुन्ना की मौत। कौन था इस सब के पीछे? कौन था जो किसी खास मकसद से इस घर को अपना निशाना बना रहा था? इतना तो साफ था कि एक ही घर में एक के बाद एक होते हादसे किसी बड़े तूफान का संकेत दे रहे थे। एक ही घर में 3 मौतें हो चुकी थी। दिव्या की मौत की गुत्थी ज्यों की त्यों थी, उसके बाद रंजन के बच्चे की लाश मिली, और अब प्रशांत की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। पर क्या यह वाकई में एक रोड एक्सीडेंट था, या फिर इस मौत को एक्सीडेंट की आड़ में छिपाया जा रहा था? क्यों एक सिलसिला चल पड़ा था मौत का, तबाही का इस घर में? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से प्रशांत की मौत एक्सीडेंट से तो हुई थी, लेकिन एक खास बात सामने आई। क्या? प्रशांत के सर पे कई घाव मिले, और एक घाव काफी ताजा है। लगता है कि उसके मरने से पहले उसके सर पे किसी ने वार किया था। भले प्रशांत की मौत एक्सीडेंटल डेथ है, लेकिन ये महज एक्सीडेंट का केस नहीं लगता। प्रशांत की मौत से सबसे ज्यादा फायदा सनी का होने वाला था। दुकान तो प्रशांत की थी, हो सकता है कि सनी ने प्रशांत को मारा हो ताकि बाद में वो दुकान अपनी बहन साधना से हथिया ले। पैसों की जरूरत उसी को है, जमी जमाई दुकान भी मिल जाती और सर से सारा कर्ज भी उतर जाता। उठाकर लेकर आओ इस सनी को, हमारे स्टाइल से पूछताछ करते हैं। सर पापा बनने वाले। ओह माय गॉड, मैं पापा बनने वाला हूँ, और तुम मम्मा? अरे यार, तुमने मुझे कितनी बड़ी गुड न्यूज दी है। मैं पापा बनने वाला हूँ। ये सर, हम क्यों मारेंगे अपने जीजा को? हम तो अपने बहन से बहुत प्यार करते हैं, और मारना तो बहुत दूर की बात है सर। हम कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते। प्रशांत जीजा जी के लापता होने के बाद पूरा टाइम हम शॉप पे ही रहते हैं। फिर भी आपको भरोसा नहीं तो आप सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हैं, या फिर सोनू से पूछ सकते हैं सर। दुकान पे कितने घंटे रहते हो? करीब 14 घंटे। 14 घंटे। तो सनी साहब, ये सीसीटीवी फुटेज और सोनू, ये 14 घंटों का हिसाब दे सकते हैं। अब बचे 10 घंटे। 10 घंटे किसी को मारने की प्लानिंग करने के लिए काफी होते हैं। सर, बाकी के समय के लिए आप हमारे दोस्तों से पूछ सकते हैं। कुछ दिनों से हम पैसों को लेकर बहुत परेशान रहते हैं सर। सर इस बार सनी की बात सही नहीं। सिंह, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत होती है। कुछ ना कुछ तो है जो हमसे छूट रहा है। एक काम करो, प्रशांत का एक्सीडेंट जिस रोड पर हुआ था वहां जितने भी सीसीटीवीज हैं, चाहे वो घर के हो, दुकान के हो, रास्ते के, सबकी फुटेज मुझे चाहिए। सर रही बात रंजन के बेटे की, तो रंजन और रश्मि अपने बच्चे को लेकर थेरेपी सेंटर गए थे। एक बार इस थेरेपी सेंटर चलकर पता करते हैं कि वाकई में रश्मि और रंजन वहां आए थे। जी सर, मुझे अच्छे से याद है। उस दिन रश्मि अकेले आई थी बच्चे को लेकर, और ऐसा पहली बार हुआ कि रंजन जी साथ नहीं थे, नहीं तो वो हमेशा साथ आते थे। क्या आप बता सकती है कि रश्मि अपने बच्चों को लेकर कितने बजे यहाँ से गई थी? 1 मिनट सर, मैं चेक कर लेती हूँ।
अराउंड 1:30 PM। इसके बाद ही मेरी एक और अपॉइंटमेंट भी थी। थैंक यू। सर हमेशा तो बच्चे के साथ ही आती थी, उस दिन बच्चे के साथ नहीं थी और मैंने पूछा तो अरे रश्मि तेरा मुन्ना कहाँ है? कोई जवाब नहीं दिया साहब और चली गई। प्रशांत के केस ने एक दर्दनाक खुलासा किया है। सर आपको पता चला सर किसने मेरे बच्चे के साथ ऐसा किया सर? रंजन जी, इस सवाल का जवाब तो आपकी बीवी रश्मि भी आपको दे सकती है। रश्मि जी बताइए रंजन जी को कि आपके बेटे की मौत कैसे हुई और किसने मारा उसे। चलिए मैं आपकी मदद कर देता हूं। आपके बच्चे की मौत 2 सवा 2 के बीच हुई थी। उस वक्त बच्चे के साथ कोई नहीं था क्योंकि बच्चा घर पर था ही नहीं। दरअसल रश्मि जी बच्चे को लेकर घर पर आई ही नहीं। ठीक कह रहा हूं ना मैं रश्मि जी? रश्मि, ये लोग क्या कह रहे हैं? बोलो बोलो कि सब झूठ बोल रहे हैं। बोलो रश्मि, तुमने कुछ नहीं किया। बोलो रश्मि। हम नहीं मारा है, हम नहीं मारा अपने बच्चे को। सोचिए आपने क्या किया हमारे साथ, हमारी बहन के साथ। मैंने खुद अपने कानों से तुम्हारे दिव्या से अनैतिक संबंध के बारे में प्रशांत और तुम्हारी बातें सुनी थी। जीजा जी, जीजा जी, क्या बात है प्रशांत? क्या है? दिव्या के कबर्ड से मिला क्या है ये? बताओ क्यों मारा दिव्या को? प्रेग्नेंट थी इसलिए? प्रशांत चुप। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मैंने दिव्या को नहीं मारा। अगर दिव्या प्रेग्नेंट होती तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता नहीं चलता क्या? तुम दुनिया को अगर बताओगे ना तो देखो तुम्हारी दूसरी बहन का घर टूट जाएगा। सोच लो। हम वही सोच रहे थे कि पहले तो दिव्या ने सनी के साथ शादी के लिए हाँ बोल दी, लेकिन बार बार उस शादी को टालती रही। समझ ही नहीं आ रहा था हमें कि क्यों कर रही है वो ऐसा। यही जानने के लिए हमने सोनू को दिव्या के पीछे लगवाया था ताकि हमें पता चले कि वो कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है। जो आपने किया है ना उसकी सजा मैं आपको जरूर दिलवाऊंगा। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूं। क्या बता दूं? क्या लगता है ये फोन तोड़ने से मैं पुलिस को नहीं बताऊंगा? अरे मैं प्रशांत, 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 हम अपने बच्चे के बारे में इतने पागल हो गए कि आपने हमारे ही सामने, हमारे घर में, हमारी बहन के साथ, इसलिए हमने मान डाला। अपने ही हाथों से अपने बच्चे को मार डाला। मार डाला। ऊपर से साधारण से दिखने वाले इस परिवार के अंदर चल रही उथल पुथल अब खुलकर सामने आ गई थी। सगे और सौतेले रिश्ते बाहर आ चुके थे, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद इस घर की मुखिया जमुना पर इसका कोई असर नहीं पड़ा था। आखिर क्यों? पहले दिव्या की मौत, फिर बच्चे की, और अब प्रशांत की मौत ने पुलिस की नींदें उड़ा दी। तहकीकात से ये बात साफ हो गई थी कि एक मां ने ही अपने पति की बेवफाई के तनाव में अपने बीमार बच्चे की हत्या कर दी। पुलिस को अब भी दिव्या और प्रशांत की मौत का राज जानना था। हाँ, मैं मानता हूं मेरा अफेयर था दिव्या के साथ। दिव्या के साथ रहने के लिए, उसके पास रहने के लिए मैंने अपनी साइट हजरतगंज से चारबाग शिफ्ट कर ली थी, क्योंकि उसका कॉलेज वहां से पास पड़ता था। मैं जाता था बाइक पे उससे मिलने के लिए। अफेयर तो रजामंदी के साथ ही होता है सर। मैंने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की दिव्या के साथ। और आप लोग बताइए कि कानून की कौन सी किताब पे लिखा है कि अफेयर करना गुनाह है? लिखा तो नहीं है, पर रंजन साहब, कोई भी गुनाह करने के पहले आप क्या कानून की किताब पढ़ते हो फिर गुनाह करते हो क्या? मैं बताता हूं आपको कि गुनाह क्या है। प्रशांत के साथ आपने जो किया ना वो गुनाह है। सर, प्रशांत की मौत एक एक्सीडेंटल मौत थी। सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास। हाथ में डंडा लेकर उसके पीछे भाग रहे थे तुम। मैं बताता हूं सर क्या हुआ था। प्रशांत रुक जा। क्या रुकूं मैं? तुमने दिव्या को मारा है।
जो नजदीकियां दिव्या के साथ दिखा रहा था ना, वही नजदीकियां अपने घर वालों के साथ दिखाई होती ना, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। सर चौंकाने वाली बात यह है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान प्रशांत और सोनू ने हमें दिव्या और रंजन के अफेयर के बारे में नहीं बताया और ना ही सोनू का दिव्या का पीछा करने वाली बात बताई। अगर ये सोनू दिव्या का पीछा कर रहा था तो सोनू की मोबाइल लोकेशन निकाल। प्रशांत तो अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए चुप बैठा होगा, ये सोनू किसकी इज्जत बचा रहा है? पता करो कि जिस दिन दिव्या की मौत हुई थी इस सोनू के मोबाइल की लोकेशन क्या थी। सर हम सच करें साहब, हमको कुछ नहीं पता है। तेरे मोबाइल में दिव्या के बहुत सारे वीडियोस मिले हैं, जहां दिव्या की मौत हुई थी तेरे मोबाइल की लोकेशन भी वही दिखा रही थी, और ये सबूत काफी है तुझे दिव्या मर्डर केस में अरेस्ट करने के लिए। देख, जितनी तेरी उम्र नहीं है ना, उतने केसेस सॉल्व किए मैंने। वो सब उस दिन तो हमारा यकीन कीजिए सर, हम नहीं माने दिव्या को। तो ये बात तूने जब हम तहकीकात कर रहे थे तब क्यों नहीं बताई? अब क्या बताते सर कि हम उस दिन वहाँ क्या करने के लिए गए थे और अंदर बाथरूम में क्या देख रहे थे। हम फंसना नहीं चाहते थे साहब। दिव्या की अचानक हुई मौत ने कई ढके छिपे राज बाहर फेंक दिए। रंजन और दिव्या के रिश्तों में घुली नजदीकियां इस सारे फसाद की जड़ साबित हुई। रश्मि को एहसास हुआ कि बच्चे पर ज्यादा ध्यान देने से पति हाथ से निकल गया और उसने इसी तनाव में अपने ही बच्चे की जान ले ली ताकि पति का सुख पा सके। रंजन और प्रशांत के बीच भी यही तनाव उसकी मौत का कारण बना। रंजन और रश्मि को भी सजा हो गई, पर सबसे ज्यादा नुकसान में रही साधना। उसने अपना पति खोया और उसके बच्चे ने अपना पिता। जमुना ने अगर परिवार की बागडोर सही तरीके से संभाली होती तो आज ये परिवार इस अशांति का शिकार नहीं होता। हमने हमेशा कहा है कि जो है उसमें खुश रहें और जो पाना चाहते हैं उसके लिए कड़ी मेहनत करें। विलास, तुम जल्दी से बाबा को लेके आओ, तब तक मैं अंदर जाती हूँ। ठीक है। साहब। हाँ बोला। एक कंप्लेंट लिखवानी है। किस बारे में? मेरी बहन के गायब होने की। ठीक है, आई। चल मेरी बात सुन, आज जो भी बात करना वहां कर लेना, अभी ज्यादा देर हम नहीं रुक सकते। कौन गायब हुआ है? साहब, मेरी ताई। ये दोनों कौन है? ये मेरे बाबा है, ये विलास है मेरा मंगेतर। इनसे मेरी शादी होने वाली है। बैठिए। नाम क्या है तुम्हारे ताई का? आरती शिर्के, मनसे लग्न आदि अंबेडकर। कहाँ से गायब हुई है वो? अपने ससुराल से। कब से गायब है? साहब 6 महीने से। 6 महीने से? 6 महीने से आपकी बेटी गायब है और आपको कंप्लेंट करने की अब सूझी? नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। हमें भी आज ही आरती के ससुराल वालों ने बताया कि आरती हमारे पास 6 महीने पहले आई थी, लेकिन साहब आरती हमारे पास आई ही नहीं। आपको आज पता चला? मतलब इतने समय तक आपने अपनी बेटी से संपर्क करने की कोशिश भी नहीं की? साहब ये गलती हुई है, 6 महीने तक हमारी बेटी से कोई बातचीत नहीं हुई। आज हमने जब फोन किया तो पता चला कि वो अपने ससुराल में नहीं है। महिला सशक्तिकरण, अपनी पहचान, अपने पैरों पर खड़े होना, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना, ये सारी दावेदारियां आज भी हमारे समाज में खोखली लगती हैं जब हम आरती जैसी किसी लड़की की कहानी सुनते हैं। और दुख की बात तो यह है कि आंकड़ों में भी आरती जैसी लड़कियों की गिनती घटने की बजाय बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आज भी लड़की माँ बाप के लिए एक बोझ है जिसे वो जल्द से जल्द किसी दूसरे के हवाले कर अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति पाना चाहते हैं। कहने को तो ससुराल और मायका 2 घर होते हैं, लेकिन एक पर भी वो अपना अधिकार नहीं दिखा सकती। क्या आरती इसी कड़ी का हिस्सा थी? क्यों उसके ससुराल वालों को और मायके वालों को उसकी कोई खबर नहीं थी? क्या हुआ था उसके साथ? क्यों उसके पिता और बहन ने पिछले 6 महीने से उससे बात नहीं की थी? आखिर क्या राज था इस सब के पीछे? तो जब इतने अरसे से आपने उससे बात नहीं की तो आज क्या जरूरत पड़ गई? मधु और विलास की शादी की तारीख पक्की करने विलास के घर वाले हमारे घर आए थे। बहुत खुशी का माहौल था, इसलिए शादी की तारीख 24 सितंबर को निकली है। अब सिर्फ 3 महीने रह गए तैयारी में। अभी डेट भी फिक्स हो गई है तो मेरी बात मानो, गुस्सा छोड़ दो, ताई को बुला लो। हाँ मधु, विलास ठीक कह रहा है। ये झगड़ा वगड़ा भूल जाओ और ताई को फोन लगाओ। ठीक है बाबा, आप लोग जैसा बोले। चलो मैं फोन लगा के देता हूँ। ये लो, लग गया।
हेलो हेलो वीना ताई, मैं मधु बोल रही हूँ, आरती की बहन। चलो शुक्र है, तुम लोगों को हमारी याद तो आई। देखो अब तुम दोनों बहनों का झगड़ा खत्म हो गया हो तो आरती को घर वापस भेज दो। आरती और श्वेता के बिना घर सुना सुना लगने लगा है। वापस भेज दूं मतलब? देखो मधु, बिगड़ने वाली कोई बात नहीं है, पर 6 महीने से श्वेता को लेकर आरती मायके गई हुई है। अब हमारे बारे में भी तो सोचो। आस पड़ोस के लोग अब पूछने लगे हैं हमें। पर ताई तो है ही नहीं यहाँ पे। क्या क्या हुआ मधु, क्या बोल रहे हैं वो लोग? बाबा वो कह रही हैं कि ताई वहाँ पे नहीं है। क्या मतलब 6 महीने से आरती के साथ उसकी बेटी भी गायब है? हाँ साहब। ऐसा क्या झगड़ा था तुम्हारा आरती के साथ? साहब ऐसे कोई झगड़ा नहीं मतलब कोई झगड़ा नहीं था, वो तो आपसी मनमुटाव था थोड़ा। ऐसा क्या मनमुटाव था कि आपने अपनी बेटी से 6 महीने तक बात नहीं की? साहब मैंने कई बार अपनी बेटी को फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन मुझे डर था कि कहीं वो नाराज ना हो, इसलिए मैंने फोन नहीं लगाया। ये गलती हुई साहब, इसकी सजा आप मुझे दे सकते हैं, लेकिन मेरी बेटी को ढूंढो साहब। मुझे डर है कहीं उन लोगों ने उसके साथ। किन लोगों? उसके ससुराल वालों ने? नहीं साहब, वो ससुराल कहाँ? बार्शी में साहब। जी कहिए। कायदर साहब, आपकी बहू आरती 6 महीने से लापता है। आप लोगों ने मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? साहब कंप्लेंट तब करते जब हमें पता होता। वो तो आज उसकी बहन मधु का फोन है तब पता चला कि आरती गायब हो गई है। क्या हुआ? ये कौन है? साहब हमाजा लहान भाऊ, आरती का हस्बैंड। आपने आरती के मोबाइल पे फोन करके पूछने की कोशिश नहीं की कि वो कहाँ है, कैसी है? नहीं साहब। क्यों? क्योंकि उसके पास मोबाइल है ही नहीं साहब। क्या आज के जमाने में भी आरती के पास मोबाइल नहीं था? साहब मैंने उसे लेटेस्ट मोबाइल दिया था पर वो यूज ही नहीं करती थी और बिल भी भरना पड़ता था ना साहब, इसलिए मैंने नंबर ही बंद करवा दिया। तो आप लोगों ने आरती के मायके में किसी के साथ भी फोन पर बात करने की कोशिश क्यों नहीं की? साहब हम ऐसे ससुराल वाले नहीं हैं कि बहू के जाते ही दूसरे दिन मायके में फोन करके पूछे कब आ रही है कब आ रही है, और वहां भी उसे जीने ना दे। अब फोन करते तो किसे करते साहब? उस मधु को। साहब मुझे तो लगता है इस मधु का ही हाथ है हमारी आरती को कुछ करने के पीछे। किसी ने क्या किया और क्या नहीं इसका पता तो हम करवा ही लेंगे। फिलहाल तो आप मुझे आरती का वो नंबर दे दीजिए जो वो यूज करती थी। साहब मेरे पास है, मैं देता हूँ। और हमें आरती और श्वेता के फोटोग्राफ भी चाहिए। लिखा मैं सर, ये आरती और श्वेता के फोटोग्राफ्स है। आरती अपने ससुराल से कब निकली, कुछ पता चला? आरती के ससुराल वालों का कहना है कि 8 जनवरी को ही आरती अपने मायके के लिए निकली थी। मोरे, ये दोनों फोटोग्राफ्स आसपास के सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवा दो, देखो क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। आरती जिस नंबर को यूज करती थी उसके 8 महीने पुराने कॉल रिकॉर्ड्स आए हैं सर। इसमें एक ऐसा नंबर है जिस पर वो काफी बात करती थी। किसका नंबर है? सर ये नंबर किसी विलास करमरकर के नाम पर रजिस्टर है। 1 महीने में तूने 52 बार आरती को फोन किया, जबकि उसने तुझे सिर्फ 12 बार फोन किया। इतना क्यों फोन कर रहा था आरती को? परेशान कर रहा था? सर मैं क्यों परेशान करूं, वो होने वाली साली है मेरी। होने वाली हुई नहीं, तूने आरती को इतना तंग किया कि आखिरकार उसके पति को उसका मोबाइल नंबर बंद करना पड़ा। सर आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है सर। आरती और मधु का झगड़ा चल रहा था, मैं बस सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। ऐसा क्या झगड़ा चल रहा था जिसमें सुलह करवाने के लिए तुझे पूरा महीना आरती को फोन करके मनाना पड़ा? बोल। सर उस दिन देखिए शिरके साहब, हमारी खोली रिडेवलपमेंट में जा रही है और जैसी ही खबर पक्की होगी मैं उसे बेचकर एक दुकान मयूर को दूंगा। वैसे भी हमारे पास सब कुछ इन दोनों का ही तो है। किशोर जी आप भूल गए, आपने दुकान दे दी है इसको, उससे 5 दुकानें हो गई इसकी। शर्म करो शर्म करो, हद होती है झूठ बोलने की। इतने साल हो गए लटका के रखा है हमें। नहीं इस बार सच में देने वाले। तू गप्पा बसा। देखिए अगर बिल्डर बाबा को इतने सालों से लटका के रखा है इसका मतलब ये नहीं कि आप बाबा की बेइज्जती करते जाएंगे। मधु, ये क्या तरीका हो बड़ों से बात करने का? तुझे तमीज नाम की कोई चीज है भी या नहीं? ताई मुझे तमीज सिखाने की बजाय अपने ससुराल वालों को देखिए।
जो कि दहेज के लिए बाबा की बेइज्जती किए जा रहे हैं। अरे देवा देवा, अरे आरती बता इसे, हमारे ऊपर दहेज लेने का इल्जाम लगा रही है। अरे शादी होने के बाद कभी हम तुझे परेशान किया? कभी पूछा दहेज के लिए? अरे हमें क्या पता पूछा है कि नहीं पूछा है, लेकिन हम जब भी यहाँ आते तब आप ऐसे ही हमारी बेइज्जती करते रहते हैं। मधु, क्या बक रही है तू? अगर तुझे तमीज नाम की कोई चीज है नहीं तो यहाँ से निकल जा, फिर यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं आऊंगी, लेकिन आप भी हमारे घर मत आना, रहिएगा अपने इज्जतदारों के साथ। तू होती कौन है मुझे रोकने वाली? वो घर तेरा नहीं बाबा का है। एक नहीं 1000 बार आऊंगी मैं। नहीं आती, नहीं जाओगी तुम वहाँ, और आइंदा इसकी शक्ल देखने के लिए भी तरसोगे तुम लोग। कभी नहीं आएगी वो। साहब, मुझे पता था कि विलास ताई को फोन करता था, लेकिन उसे लगता था कि अगर हम दोनों बहनों का झगड़ा खत्म नहीं हुआ तो हमारी शादी की डेट आगे बढ़ सकती है। मतलब विलास को समझ में आ गया था कि आरती मानने वाली नहीं है, और इसीलिए उसने आरती को गायब कर दिया। साहब, विलास ऐसा नहीं कर सकता। वो हम दोनों बहनों के बारे में कभी बुरा नहीं सोच सकता। मुरे, मेरे करियर का ये पहला ऐसा मिसिंग केस है जो इतना पेचीदा है। सर, मुझे लगता है कि ये दोनों फैमिलीज हमसे झूठ बोल रही है, क्योंकि ये बात हजम नहीं हो रही है कि पिछले 6 महीने से किसी ने भी आरती की पूछताछ करने की कोशिश नहीं की। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये केस मिसिंग का ना होकर किडनैपिंग का हो? नहीं मुरे, अगर ऐसा होता तो फिरौती का कॉल जरूर आता। सर, अगर ऐसा है तो ये भी हो सकता है कि आरती का किसी के साथ अफेयर चल रहा हो और आरती अपनी मर्जी से उसके साथ चली गई हो। मुरे, अगर आरती मयूर को छोड़ के किसी और के साथ रहना चाहती थी तो अपनी बेटी को क्यों साथ ले गई? सच कुछ और ही है, और इतना तय है कि आरती के साथ जो कुछ भी हुआ वो सोलापुर और बार्शी के बीच में हुआ। जरा पता करो 8 जनवरी को कोई ऐसा रोड हादसा हुआ है क्या जिसमें 6-7 साल की बच्ची और उसकी मां इन्वॉल्व हो? ओके सर। सर, 8 तारीख को ऐसा कोई भी हादसा या कोई भी केस नहीं मिली जिसमें किसी माँ और बच्चे का इन्वॉल्वमेंट हो। पड़ोसियों से बातचीत करके कुछ हाथ लगा? सर, ज्यादातर लोगों की आरती के बारे में राय अच्छी ही है, किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं करती थी, ससुराल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। हाँ, 1-2 लोगों का कहना है कि बहुत एटीट्यूड में रहती थी, बहुत घमंड था उसे। मामा, तुम चाह दे, इसका मतलब है कि घूम फिर के हम फिर वहीं आ गए। सर, आरती के बारे में एक नई बात पता चली है कि वो शादी से पहले किसी डॉक्टर शाह के यहाँ पर काम करती थी, और इसी वजह से उसे मेडिकल का नॉलेज भी था। डॉक्टर शाह? आरती शिर्के, मतलब आरती अंबेकर, आपके क्लिनिक में काम करती थी? जी हाँ, आरती मेरे ही क्लिनिक में काम करती थी, और यहीं पर मयूर ने आरती को पसंद भी किया। इंस्पेक्टर, आरती बहुत अच्छी लड़की। क्या शादी की वजह से उसने काम छोड़ दिया? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। शादी के बाद भी उसने नौकरी कंटिन्यू की, लेकिन जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो उसने काम छोड़ दिया। इनफैक्ट उसकी बेटी श्वेता मेरे ही क्लिनिक में पैदा हुई। उसके बाद वो वापस आई थी काम पर? जी नहीं, लेकिन हाँ, उसके कुछ महीनों बाद वो अपनी बहन मधु को यहाँ लेकर आई थी, और उस दिन यहाँ बहुत शोर शराबा भी किया। शर्म नहीं है तुम दोनों को ये सब करते हुए? ताई, हम आपकी मदद लेने आए हैं, गालियां सुनने नहीं। अगर आप हमारी मदद कर सके। मधु, अबॉर्शन का मतलब भी जानती हो तुम? और तुम्हारी हिम्मत भी किसी शादी से पहले ये सब करने की? मुझे पता है तुमने इसे भड़काया होगा। नहीं ताई, सोचा होगा कि जो कुछ भी होगा इसे झेलना होगा, तुम तो साफ बच जाओगे, है ना? ताई, ये क्या कह रहे हो आप? सोचा था आप बहनों में हालत समझोगी मेरी, लेकिन आप तो। चलो विलास, चलो यहाँ। हाँ, जाओ। आरती, तुम रो क्यों रही हो? और वैसे भी आजकल ये आम बात हो चुकी है, तुम्हें उसे डांटने के बजाय समझाना चाहिए। चलो बुलाओ उसे, और तब तक मैं नर्स को बोलकर अबॉर्शन की तैयारी करवाता हूँ। अबॉर्शन में कितनी तकलीफ होती है ये वो नहीं जानती, इसलिए इतने आराम से कह रही। जिस पे बीतती है उसको पूछो। तुम ये सब कैसे कह सकती हो? कहीं तुम्हारा अबॉर्शन? मुझे लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। सर, हमारी इंक्वायरी मधु और विलास के खिलाफ ही जा रही है। ये भी हो सकता है कि इन दोनों ने आरती और श्वेता के साथ कुछ किया हो और अब हमारे सामने कबूल करने से मना कर रहे हो। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आरती को इन दोनों का रिश्ता पसंद नहीं था, दोनों के पास मकसद था। सर, एक बस कंडक्टर ने आरती का फोटो पहचाना है, त्याला मी घेऊन आलोय. घेऊन आतमध्ये आणा. ठीक है सर. हाँ सर, मैं सोलापुर से मुंबई के लिए बस लेके गया था. यही थी ना वो? इसके साथ एक 6-7 साल की बच्ची भी थी. हाँ सर, मुझे साफ साफ याद है. यही औरत बैठी थी बस में और इसके साथ एक छोटी लड़की थी. लेकिन साहब वो औरत कुछ बोल नहीं रही थी, शांत शांत लग रही थी. कहाँ का टिकट लिया था उसने? साहब
मुझे ऐसे लग रहा था कि औरत कुछ सदमे में थी, तो मैंने बच्ची को पूछा, तो बच्ची ने कहा कि बस जहाँ तक जा रही है वहाँ का टिकट दे दो। तो फिर मैंने उन्हें मुंबई के 2 टिकट दे दिए। मुंबई में लास्ट स्टॉप पे उतरे थे? नहीं साहब, मुंबई तो पहुंची नहीं, पता नहीं बीच में कहाँ उतर गई। मुझे ऐसा लगता है कि हाईवे पे जब बस चाय पानी के लिए रुकी ना, तभी ये दोनों उतर गई। सोलापुर से मुंबई तक जहां जहां तुम्हारी बस रुकी सभी जगहों के नाम लिखवा दो, पढ़े लेंगे। ओके सर। मोरे, इन सभी पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट करो। ओके सर। तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो? क्या पकड़ के रखा है? नहीं बाबा, पकड़ा नहीं है, वो बस बैठा के रखा है। क्यों? ये क्या मजाक बना के रखा है? आओ मेरे साथ। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? साहब, मुझे आपसे बात नहीं करनी, मुझे बड़े साहब से बात करना है। क्यों शोर मचा रहे हो? क्या हुआ? मुझे बड़े साहब से मिलना है। इन लोगों को क्यों बुला के रखते हैं आप? क्या जुर्म किया इन लोगों ने? देखिए, ये पुलिस स्टेशन है, आवाज कमी करा। साहब, ये गुंडागर्दी है, नाइंसाफी है। एक तो 6 महीने से मेरी बेटी गायब है और ऊपर से मेरी बेटी और दामाद को रोज पुलिस स्टेशन बुलाकर से बिठा के रखते हैं। देखिए साहब, अगर आप मुझे बड़े साहब से नहीं मिलाएंगे तो मैं अपनी जान दे दूंगा यहाँ। बाबा आप शांत हो जाइए। बाबा, आप समझने की कोशिश कीजिए, पुलिस अपना काम कर रही है। अरे क्या काम करती है? हम गरीबों को और दबाती है, हमारा दुख दूर नहीं करती है। 3 दिन से मैं सोया नहीं हूँ, पता नहीं किस हाल में मेरी बेटी होगी, कहाँ होगी, कोई फिक्र नहीं कर रहा उसकी। आपको अपनी बेटी की बहुत फिक्र है ना? 3 दिन से आप सोए नहीं हैं, शायद खाना भी नहीं खाया होगा। लेकिन इन 3 दिनों में अपनी नातिन के बारे में न तो आपने पूछा न बताया। ऐसा क्यों? जवाब नहीं है। आपकी बेटी को तो हम ढूंढ निकालेंगे, लेकिन उसके लिए आपको और इनको जब भी जरूरत पड़ेगी यहाँ बुलाएंगे। और जब तक हम ना कहें आप लोग शहर से बाहर नहीं जाएंगे। अभी जाइए। चलो। मोरे, ताज्जुब की बात, 6 महीने से आरती अपने ससुराल से गायब है। उसके ससुराल वाले और मायके वाले आरती को ढूंढने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन किसी को श्वेता की नहीं पड़ी। उनके परिवार का इकलौता बच्चा गायब है और कोई उसका जिक्र तक नहीं कर रहा। थैंक यू सर। हेलो सर, देखा आपने, आजकल गरीब से गरीब आदमी को भी मोबाइल की जरूरत और आदत है। जबकि आरती के हस्बैंड का कहना है कि आरती के पास इसलिए मोबाइल नहीं था क्योंकि वो उसे यूज ही नहीं करती थी और बेकार में बिल भरना पड़ता था, जबकि मयूर की खुद की मोबाइल की दुकान है। सर, मुझे लगता है कि आरती के गायब होने के पीछे जरूर कोई साजिश है। हो सकता है कि जानबूझ के उसने आरती का फोन बंद करके रखा हो, वरना मयूर की दुकान में तो इतने सारे मोबाइल पड़े होंगे, कोई भी उठा के दे सकता है। मोरे, इस मयूर की दुकान है कहाँ? ये लीजिए ना, फिर ये भी आपके बजट में बैठ रहा है। एक काम करो ना, क्या दूसरा दाखवा ना। एक काम करा ना, क्या 10 मिनट नहीं आना, नया स्टॉक आने वाला, मैं आपको अच्छा दिखाता हूँ मोबाइल आपको। हाँ साहब, आरती का कुछ पता चला? नहीं, अब तक तो कुछ नहीं पता चला, लेकिन जल्दी पता चल जाएगा। वैसे मैं एक पर्सनल काम के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। मैं अपने बीवी को मोबाइल गिफ्ट देना चाहता हूँ, और तुम तो मोबाइल के बारे में बहुत कुछ जानते हो। कौन सा मोबाइल अच्छा रहेगा? भाऊ, मैं दिखाऊँ इन्हें मोबाइल? मैं संभालता हूँ ना यहाँ, तू जा अंदर काम कर। हाँ साहब, अब बीवी को मोबाइल देना है तो बेस्ट क्वालिटी का ही देना चाहिए ना साहब। और वैसे भी आजकल मोबाइल का ही तो पैसा लगता है। आजकल सिम कार्ड तो फ्री आता है, आप प्रीपेड लीजिए ना, इनकमिंग तो फ्री है ही। इतना कुछ मोबाइल के बारे में जानते हो, सिम भी फ्री आता है, इनकमिंग भी फ्री है, तो अपने बीवी को फोन क्यों नहीं दिया? और जब उसका फोन था वो बंद कर दिया उसके गायब होने के 1 महीने पहले, क्यों? देखिए साहब, आप क्या हुआ, अंदर जाकर काम कर। देखिए साहब, आप झूठ मूठ फंसा रहे हैं मुझे। मैंने आरती को लेटेस्ट मोबाइल ही दिया था, लेकिन उसने। ठीक है, पानी तेरे लिए लेटेस्ट मोबाइल लाया हो, एकदम लेटेस्ट। अरे वाह, हमें तो कभी फोन नहीं लाया, और अपनी बीबी के लिए इतना महंगा फोन। मयूर, लग्नानंतर बदलला आहेस ना तू? वहिनी, तुम्हीच ठेवा मोबाईल। वैसे भी मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बोल रही हूँ कि मेरा नंबर बंद करवा दो, कशाला उगाचच खर्च। बाबा, बाबा आरती बोलते हैं, कैसे हो आप? मधु कैसी है? अरे काय गोंधळ चाललाय? वही नहीं, ये देखो, हमारे बारे में
अपने बाप से चुगली कर रही थी, शिकायत कर रही थी हमारी। अरे तूने उसे फोन ही क्यों लेके दिया? फोन उनटाक तो फोन। कचरा फूडू, हाँ? ये तो सेकंड हैंड में भी बिक जाएगा। एक काम करता हूँ, इसका ना नंबर ही बंद करवा देता हूँ। फिर देखता हूँ कैसे फोन करती है। नंबर बंद करके कोई फायदा नहीं है। सुहाना नहीं थी, उसे तो मैं सबक सिखाऊंगा। हमारे समाज ने बड़ी चालाकी से ग्रंथों और मंदिरों में औरत को देवी घोषित कर दिया और घरों में उनकी हालत जानवरों से भी बदतर कर दी। एक से एक भयानक तरीके निकाले उन्हें प्रताड़ित करने के। दिमाग को इस कदर गुलाम बना दिया कि वो अपना हक मांगने से भी डरती है। वो सिर्फ बोझ, जिम्मेदारी और बड़ी आसानी से खानदान को बेइज्जत करने का सामान है। और यही सोच शायद आरती पर भी हावी थी। इसीलिए उसने अपने पिता के घर से डोली और पति के घर से अर्थी निकलने की कहावत को सच करने के लिए अपने आप को ही मार लिया था। और उसके साथ साथ उसकी बच्ची भी पिस रही थी। एक नर्क से निकलकर वो दूसरे नर्क में जा पहुंची थी। उसके साथ क्या हुआ था, क्यों हुआ था, अब वो कहाँ है और किस हालत में है, पुलिस इस सब की तलाश में जुटी थी। और धीरे ही सही पर सफलता उनके हाथ लग रही थी। जगन, हाई। हो देख, ये मोबाइल ये एड्रेस पे दे क्या? ठीक है। आणि त्यांना सांग मोबाइल अच्छा चल रहा है, काही प्रॉब्लम नहीं। ओके ठीक है। हाँ। सुन, आइंदा यहाँ पुलिस आएगी ना तो अपना मुंह बंद रखने का, चुपचाप अंदर चले जाने का, समझा? ठीक है बाबू। जा। सगळं काही खरं सांगायचं, वरना यहाँ से साबुत नहीं जाएगा तू। साहब क्या बताओ साहब, मुझे तो मालूम भी नहीं आप क्या पूछ रहे हो साहब। मैं समझाता हूँ क्या बोलना है। मयूर की दुकान पे काम करता था ना तू, उसके घर भी आता जाता होगा, बहुत कुछ देखा सुना होगा। जो कुछ भी जानता है ना वो सच सच बता, वरना श्वेता और आरती को गायब करने के जुर्म में अंदर कर दूंगा। साहब मैं क्यों आरती वहीनी को गायब करूंगा साहब, वो तो कितनी अच्छी थी साहब। जब भी भाव के लिए डब्बा लेके आती थी तो मेरे लिए भी डब्बा लाती थी साहब। पर पिछले 2 साल से उन्होंने दुकान में आना बंद कर दिया साहब। तो भाव का डब्बा लेने मैं ही घर पे जाता था। एक दिन जब घर पे डब्बा लेने गया तो वहीनी, घर में सब ठीक चल रहा है ना? सब ठीक है। ये डिब्बा लो और जल्दी जाओ, भाऊ को भूख लगी हुई है। जी ठीक है। कितने दिन पहले की बात है? यही कोई साहब 10-11 महीने पहले की बात है। उसके बाद दुकान में क्या हुआ? साहब दुकान में जाके मैंने मयूर भाई को सब बताया। फिर भाऊ। हाँ बोल। भाऊ वो मैं घर पे खाना लेने गया था। हाँ। तो मैंने देखा कि आपके भाऊ आरती भाभी को जबरदस्ती कर। साले, मैंने तुझे घर खाना लाने के लिए भेजा था और तू वहां जाकर ताकझाक कर रहा है। नहीं भाऊ। हाँ? बदनाम करने की कोशिश कर रहा है हमें? नहीं। ये अपने काम से काम रख, समझा? आइंदा ऐसा किया ना तो उसी वक्त नौकरी से निकाल दूंगा, समझा? मोरे पूरी शिरके फैमिली को उठाओ, क्योंकि अगर जगन की बात सच है तो हो सकता है कि इन्हीं लोगों ने आरती और श्वेता को गायब किया हो। और जितना जगन ने बताया वो उस अत्याचार का सिर्फ एक हिस्सा है जो आरती ने झेला है। उससे कहीं ज्यादा अत्याचार इन लोगों ने आरती पे किया है। क्या हुआ? असे घाबरलेले का दिसत? घाबरू नको तो काय करू, वो कमीनी पेट से है। क्या क्या क्या? मुझे क्या पता किसका बच्चा है वो? आपका भी हो सकता है। देख, बच्चा किसी का भी हो, वो बच्चा नहीं चाहिए। जगन ने हमें सब कुछ बता दिया है। अब तुम लोग शुरू से बताओ, क्या किया तुमने आरती के साथ? मोरे ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, इनसे अपने तरीके से बोलो। हमने कुछ नहीं किया। मारो। सब मत मारे साहब, मैं बताती हूँ। सब हमने कुछ नहीं किया। वो पागल हो गई थी और पागलपन के दौरे में अपनी बेटी के साथ घर छोड़ के चली गई। पागल हो गई थी या तुमने पागल कर दिया? वो पागल क्यों हुई थी इसका पता भी हम लगा लेंगे। तू ये बता, तेरी बेटी भी लापता हुई है लेकिन तुझे उसकी फिक्र नहीं होती, क्यों? क्योंकि मुझे पता नहीं वो मेरी बेटी है। बहुत की साहब, चल अब इतना बता दिया तो बाकी भी बता दे, छुपाने के लिए कुछ रहा नहीं अब।
अरे मयूर, क्या झूठ बोल रहा है तू? बोल, तेरा भाव आरती के साथ जबरदस्ती करता था ना? हाँ, वो आरती का रेप करता था, लेकिन तू चुप रहा क्यों? पर बाबा तो बोल रहे हैं ना कि वो पैसे दे देंगे। कभी देना पैसे? तुम हमेशा सिर्फ यही कहती हो। जिसने आज तक पैसे नहीं दिए वो क्या अब पैसे देगा? मयूर कुछ तो बोलो ना, तुम चुपचाप क्यों बैठे हो? मैं क्या बोलूं? सही में बोल रहे हैं ये दोनों। तेरे बाबा बेवकूफ तो बना रहे हैं हमें। और एक बात सुन, ये दोनों सिर्फ मेरे भाई और भाभी नहीं है, बल्कि मेरे आई बाबा है जिन्होंने पाला है मुझे आज तक। बहुत एहसान किया है इन्होंने मुझ पर। तुम लोगों के अत्याचार की वजह से जब वो पागल होने लगी तो तुमने उसे घर से भगा दिया? नहीं साहब, हमने उसे नहीं भगाया। वो कब चले गए हमें पता नहीं। मोरे, इनको इतना मारो कि इनकी सारी हेकड़ी निकल जाए। इनको समझ में आना चाहिए कि एक मासूम लड़की के साथ इन्होंने क्या किया है। सर, आपके लिए फोन है। पीआई प्रदीप पवार बोलते हैं। वज्रेश्वरी पुलिस स्टेशन से सब इंस्पेक्टर संदीप चौधरी बोल रहा हूँ। सर, हमें यहाँ पे चोरी के इल्जाम में एक छोटी बच्ची मिली है। होली से तो ये लड़की भिखारी लगती है, लेकिन इस लड़की की शक्ल उस लड़की से काफी मिलती जुलती है जिसकी आपने फोटोग्राफ मिसिंग कंप्लेंट के लिए हमारे पास भेजी थी। उस बच्ची के साथ एक औरत भी होगी? नहीं सर, उसके साथ कोई औरत नहीं थी। ठीक है, हम जल्द से जल्द वहां पहुंचते हैं। थैंक यू। ठीक तरह से चल नहीं सकता, भगते रोक। बोल, वो औरत तुझे कहाँ मिली? शुरू से लेकर के अब तक की पूरी कहानी बता, वरना तेरी एक टांग टूटी है, दूसरी हम तोड़ देंगे। बता दो सब, बता दो। वो आरती सब पहले से ही पागल थी। तेरे जैसे घटिया लोगों की वजह से डिपार्टमेंट का नाम खराब होता है। हेलो, क्या सर, आरती हॉस्पिटल से भाग गई। क्या? जो औरत अपने पैर पे खड़ी नहीं हो सकती वो भाग कैसे गई? सर, शिर्के फैमिली तो लॉकअप में बंद है और राजू और शांताराम भाई हमारे पास ही है, तो ये काम किसका हो सकता है? मधु और विलास हॉस्पिटल ले जाओ। साहब, लेके जाओ इसको। जलाता नहीं तो और क्या करता साहब? वैसे भी वो जिंदा लाश थी, एक बोझ बन गई थी वो समाज में। कैसे किसी को मुंह दिखाता? बोझ वो नहीं, बोझ तेरे जैसे सोच वाले लोग हैं। और जब बाप होकर तू नहीं समझा उसे, तो ये समाज क्या समझेगा? क्योंकि वो भी तो तेरे जैसे लोगों से बना है। काश उसे मिटाने की जगह उसे बचाने की, उसे जिंदा रखने की कोशिश करता तो तेरे इस समाज को भी एक उदाहरण मिलता। आरती और आरती जैसी हर लड़की की प्रताड़ना के लिए हम सब जिम्मेदार हैं। जो सभ्य होने का दिखावा तो करते हैं, लेकिन अपने घरों की अदृश्य जेलों में अपनी लड़कियों को कैद करके रखते हैं। उनमें आत्मविश्वास भरने की बजाय उन्हें कमजोर होना सिखाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने ऊपर होने वाले हर अत्याचार को अपना नसीब समझ लेती हैं। आज की सीख उन तमाम लड़कियों के लिए है जो अपने आप को कमजोर मानकर दूसरों के लिए जीती हैं। जब ये अपने लिए जीना लड़ना चाहेंगी, तभी ये समाज उन्हें जीने देगा। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।